नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सेलुलर रास्ते के बारे में, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। कुछ लोग इसे एचएमपी शंट भी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाथवे कोशिका के अंदर असल में करता क्या है, इसके मुख्य काम क्या हैं और ये कैसे काम करता है ये सब। हाँ, इसमें दो बहुत खास चीजें बनती हैं। एक है NADPH, ये समझ लिए कोशिका के लिए एक सुपर वर्कर मॉलिक्यूल जैसा है, और दूसरा है राइबोज। राइबोज हमारे जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA और RNA उनके लिए जरूरी है। और ये सब शुरू होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। और सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाली बात जो इन स्रोतों से पता चलती है, इस पूरे रास्ते में ना तो कोशिका की एनर्जी करेंसी ATP वो खर्च होती है, नहीं बनती है। मेटाबॉलिज्म में तो ये काफी अनूठी बात है। तो चलिए इस अनोखे पाथवे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा, पहली जरूरी चीज जो ये पाथवे बनाता है वो है NADPH। हमारे स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल कई रिडक्टिव कामों के लिए, मतलब ऐसे काम जहां कुछ बनाना हो या बचाव करना हो, उसके लिए बेहद अहम है। सरल शब्दों में कहूं तो ये अणु बनाने में मदद करता है और कोशिका को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब एक तरह का जो अंदरूनी डैमेज होता है, उससे बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? हाँ, जैसे हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं RBCs, वो लगातार ऑक्सीजनड होती हैं, तो उनमें ये डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। सही। तो उन्हें बचाने में NADPH का बहुत बड़ा रोल है। ये ग्लूटाथायोन नाम के एक और रक्षक मॉलिक्यूल को रिचार्ज करने में मदद करता है। अच्छा। और इसके अलावा फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी जरूरी चीजें बनाने में भी यही NADPH काम आता है। अच्छा, तो ये NADPH एक तरह से कोशिका का बॉडीगार्ड भी हो गया और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी। और क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये पाथवे शरीर में कहाँ ज्यादा चलता है, मतलब कहाँ ज्यादा एक्टिव होता है? हाँ, जानकारी है इसके बारे में। ये उन जगहों पर ज्यादा सक्रिय होता है जहां या तो बहुत ज्यादा फैट बन रहा हो या स्टेरॉइड हार्मोन्स बन रहे हो। जैसे लिवर में, एडिपोस टिश्यू यानी जो हमारा वसा ऊतक है उसमें, स्तनपान कराने वाली मैमरी ग्लैंड्स में भी, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जहां स्टेरॉइड बनते हैं। ओके। और जैसा हमने अभी बात की RBCs में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि वहां ऑक्सीडेटिव तनाव बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज पर, राइबोज 5 फॉस्फेट। हाँ, राइबोज। हाँ, इसे आप ऐसे समझिए कि कोशिका के जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स हैं यानी DNA और RNA, उनको बनाने के लिए जो जरूरी ईंटें हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो यहीं से मिलती हैं। अच्छा। इसके बिना तो कोशिका ना तो बढ़ सकती है ना विभाजित हो सकती है। यानी एक ही रास्ते से कोशिका को सुरक्षा भी मिल रही है और अपने सबसे जरूरी ढांचे मतलब DNA RNA बनाने का सामान भी। कमाल है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये पूरा काम 2 हिस्सों या चरणों में होता है, ऐसा कुछ। हाँ, सही कहा आपने। इन स्रोतों में इसे 2 फेज में बांटा गया है। पहला है ऑक्सीडेटिव फेज, ये समझिए एक तरफा रास्ता है, इरिवर्सिबल। ठीक है। हाँ, इसी फेज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से NADPH बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। असल में कोशिका को जो ज्यादातर NADPH मिलता है ना, वो इसी फेज से आता है। ओके। और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ये थोड़ा अलग है, ये 2 तरफा रास्ते जैसा है, मतलब रिवर्सिबल। अच्छा। हाँ। यहाँ चीजें ज्यादा लचीली होती हैं। जो ऑक्सीडेटिव फेज में राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना था, वो या तो राइबोस 5 फॉस्फेट में बदल जाता है, जो DNA RNA के लिए चाहिए। बिल्कुल। या फिर कोशिका की जरूरत के हिसाब से ये दूसरे शुगर्स में भी बदल सकता है। अच्छा। जैसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और दिलचस्प बात यह है कि ये वाले शुगर्स वापस ग्लाइकोलिसिस में जा सकते हैं। ओह। ग्लाइकोलिसिस तो मुख्य एनर्जी वाला रास्ता है। हाँ, वही। तो ये एक तरह का स्मार्ट रिसाइकलिंग सिस्टम हो गया। हाँ, ये तो है। और इसी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में एक खास एंजाइम काम करता है, ट्रांसकीटोलेज। इसके लिए विटामिन B1 यानी थायमीन, उसकी जरूरत होती है। विटामिन B1। हाँ, ये एंजाइम कार्बन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक शुगर से दूसरे पर ले जाने का काम करता है, मतलब शुगर्स को आपस में बदलने में मदद करता है। तो ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज एक तरह का चौराहा या इंटरचेंज हुआ, जहां कोशिका तय कर सकती है कि उसे राइबोस चाहिए या फिर इन इंटरमीडिएट्स को वापस एनर्जी बनाने वाले रास्ते ग्लाइकोलिसिस में भेजना है। बिल्कुल सही। यही इस पाथवे की खूबी है। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कोशिका अपनी उस समय की जरूरत के हिसाब से चुन सकती है। मतलब अगर उसे बहुत सारे अणु बनाने हैं या ऑक्सीडेटिव तनाव ज्यादा है,
तो वो ज्यादा NADPH बनाने पर जोर देगी। तब ऑक्सीडेटिव फेज ज्यादा चलेगा। ओके। और अगर कोशिका को तेजी से बढ़ना है, विभाजित होना है, तो उसे ज्यादा DNA RNA चाहिए। तब वो ज्यादा राइबोस 5 फॉस्फेट बनाएगी। तब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज उस दिशा में ज्यादा काम करेगा। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कोशिका के लिए एक मल्टीटास्कर की तरह है। ये सीधे ATP तो नहीं बनाता, पर NADPH देकर कोशिका की सुरक्षा भी करता है और निर्माण क्षमता भी बढ़ाता है, और साथ ही जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी राइबोस भी मुहैया कराता है। एकदम सही कहा। जैसा कि स्रोत दर्शाते हैं, इस पाथवे का ये लचीलापन, ये जो ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव चरणों का तालमेल है, ये कोशिका को उसकी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ढलने में मदद करता है। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म की जो एफिशिएंसी है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि हमारी कोशिकाएं अंदर ही अंदर अपनी इतनी सारी अलग अलग ज़रूरतों, कभी एनर्जी चाहिए, कभी कुछ बनाना है, कभी खुद को बचाना है, इन सब के बीच इतना सटीक बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग मेटाबॉलिक रास्तों को कैसे मैनेज करती होंगी। ये तो एक बहुत ही जटिल पर खूबसूरत डांस जैसा लगता है।